अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज 6 मई और गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान भर में कोरोना से 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अब तक की सबसे बड़ी तादाद है और समझ में नहीं आ रहा कि इस कोरोना वायरस का पेस गो के अभी तक कारोबार नहीं खुले, अभी तक लॉकडाउन है, नाम नेहाद सही लेकिन है, लेकिन उसके बावजूद इसके पेस में रोज बरोज तेजी आती जाती है। बात आप कारोबार की बात करें, यहाँ पे जो मोबाइल मार्केट्स है कराची में वो खुल गई, वहाँ पे लोगों का जमे गफीर लगा हुआ है, वहाँ पे लोगों की बाइक्स खड़ी हुई, इतना ज़्यादा वहाँ पे हजूम है। और आज जो रिकॉर्ड 40 अमवात जो हुई हैं, अब वो टाइम है कि ये अमवात बढ़ना शुरू हुई हैं। 22,000 से ज़ायद केसेस हो गए हैं और जो 25 ममालिक जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं कोरोना की वजह से, उनमें पाकिस्तान का नाम भी अब आ गया है। पाकिस्तान का नाम भी आ चुका है। बहुत कुछ है जी आज के शो में डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। आम खबर यहां शामिल करते चलें। चीनी बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी है। इंक्वायरी कमीशन ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को तलब कर लिया है। शुगर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदे कल कमीशन में पेश होंगे। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, मजीद क्या पेशरफ्त हुई इस हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान शुगर एसोसिएशन ने पहले DGFIA को खत भी लिखा था कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें शुगर एसोसिएशन का मौक़िफ़ शामिल नहीं किया गया है, तो उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए, जिस पर इन्होंने इंक्वायरी कमीशन की जानिब से उन्हें कहा गया कि ठीक है जी, आपको भी बुला लेते हैं। तो अब कल जो है उनको बुलाया गया है, यहाँ इस्लामाबाद FIA हेडक्वार्टर में वो पेश होंगे, जहाँ इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान मौजूद होंगे और फिर सवालात जो हैं वो किए जाएंगे। और ये भी बताया गया है कि वो अपने एक्सपर्ट भी हमरा लाएंगे, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसमें वो ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि इनको नहीं पता, हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से हम ये कारोबार करते हैं। तो वो एक्सपर्ट जो है उनकी राय भी वो यहाँ पे अपनी राय जमा करवाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब एक बार फिर से कोरोना के हवाले से बात करेंगे। कोरोना वायरस से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान में अमवात की कुल तादाद जो है वो 526, जबकि 1049 नए केसेस के बाद मुसद्दिका मरीजों की जो तादाद है वो 22,000 से तजावुज़ कर गई है। सूरत हाल में पाकिस्तान दुनिया के उन 25 ममालिक में शामिल हो गया है जो इस वक्त वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। कराची में मजीद 2 डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस की जद में आ गए। इस शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब तक 100 से ज़ायद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, जिसमें इंडस हॉस्पिटल के 8 डॉक्टर्स, सिविल हॉस्पिटल के 6, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर के 13, अब्बासी शहीद अस्पताल में 5 और दीगर अस्पतालों में इस वक्त जो नर्सेज और दीगर पैरामेडिक स्टाफ हैं वो मुतासर हो चुके हैं। डाउ अस्पताल की बात करें तो डाउ अस्पताल में डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 8 अफराद, आगा खान और लियाकत नेशनल अस्पताल के 4 डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इसी तरह कोरोना वायरस का शिकार होकर सिंध पुलिस के एक ASI और कांस्टेबल भी इंतकाल कर गए हैं। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं कौमी इदारा बराए अमराज खून NIBD की, जिसने जिना अस्पताल से अब एक मुआहदा किया है, जिसके तहत अस्पताल में जेर इलाज कोरोना मरीजों को प्लाज्मा फराहम किया जाएगा। सरबराह NIBD डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं कि एंटीबॉडीज का टेस्ट दस्तयाब होना जरूरी है, शहरी अपने कामों पर आराम से जा सकते हैं। हुकूमत ने अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ बनने वाली IgG एंटीबॉडीज़ या IgG और IgM एंटीबॉडीज़ के जो एलाइजा टेस्ट उनकी इस्तेमाल की अभी तक परमिशन हमें नहीं दी है, जिसकी वजह से ना तो उसकी इम्पोर्ट हो रही है और ना तो पाकिस्तान में मौजूद प्राइवेट और हुकूमती अस्पतालों में मौजूद लेबॉरेटरीज हैं ना ये टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कोविड-19 का जो PCR टेस्ट है इसके ऊपर से बोझ कम होगा, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को आप पहचान सकेंगे वो टेस्ट करवा के कि जो कि कोरोना के हमले से सेहतयाब हो चुके हों और उनको कोई अलामत ना होने की वजह से उनका कोविड-19 का टेस्ट भी ना हुआ। तो ये लोग जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो मईशत का पहिया चलाने के लिए ये हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और जो इक़दाम हैं उसमें मददगार साबित होंगे। मेरी अपील है ये से इंस्टीट्यूट हेल्थ से और वफाकी जो सेहत का इदारा है उससे कि मेहरबानी करके इस पर गौर कीजिए और
इसके ऊपर जल्द इसके ऊपर फैसला कीजिए ताकि हमारे यहाँ ये जो एंटीबॉडी का टेस्ट है ये दस्तयाब हो सके और लोग अपने अपने टेस्ट करवा के अपने कामों पे जा सकें। लोग अपने अपने टेस्ट करवा के अपने अपने कामों पर जा सकें, ये है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत डॉक्टर ताहिर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, आपने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि अभी तक इजाज़त नहीं मिली है इस टेस्ट की, जिसकी वजह से इंपोर्ट नहीं हो पा। पहले बताइएगा कितना क्रूशियल है ये टेस्ट। बहुत शुक्रिया इरफान। आई एम श्योर आप बेहतर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो आपका सवाल है, इसकी सिलसिले की बात ये है कि ये एक तरह का गेम चेंजर है हुकूमत की पॉलिसियों के सिलसिले में। ये एक तरह का पासपोर्ट है, इम्यूनिटी पासपोर्ट है, जो लोगों को, अगर मुझे आज पता चल जाए कि मेरे जिस्म में IgG एंटीबॉडी कोरोना के खिलाफ मौजूद है, तो मैं पूरी एतमाद के साथ रोजाना अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में जाके मरीजों को देखूंगा। मुझे इस बात का खतरा कम होगा कि मुझे किसी से कोरोना वायरस लग सकता है, लेकिन इसके इम्कानात हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से जितनी हमारी वर्कफोर्स है, हमारे हेल्थ के वर्कर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, फ्रंट लाइन में जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कितनी उनको प्रिकॉशंस लेनी है, किस हद तक वो महफूज तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दिस इज अ गेम चेंजर। जितने भी लॉकडाउन, फिर सर सवाल पैदा होता है कि हर्डल क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप हफ्ते पहले हमारे शो पे आए थे, आपने तब ये बात कही थी और तब हमने प्रिसाइसली आपसे ये साबित हो सकता है, लेकिन 3 हफ्ते गुजर गए, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? इसके ऊपर इब्तिदा में पाबंदी इसलिए लगाई गई थी मार्च के महीने में कि अगर इसको उस वक्त अगर बाजार में दस्तयाब हो जाए तो इसको लोग डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते थे, और ये नेगेटिव आने की सूरत में कहते कि हमें तो कोरोना है ही नहीं, और उसके बाद वो इत्मीनान के साथ बीमारी होती है और कहते हैं कोरोना नहीं है। इन सारी कंफ्यूजन को रोकने के लिए उस वक्त बिल्कुल ऐसा किया गया था कि सिर्फ PCR के जरिए टेस्ट को करने का कहा गया था और बाकी सारी चीज़ों को मार्केट से रोक दिया गया था। लेकिन अब इतना टाइम गुजर चुका है, अब हम पीक की तरफ, अब ये आप लॉकडाउन करें, ये लॉकडाउन ख़त्म करें, अब इसने पीक ले ली है। अब ये हज़ारों की तादाद में बदकिस्मती से केसेस हमें रोज़ाना देखने को और सुनने को मिलेंगे। अब इसको रोक नहीं सकते, इस साइकिल को रोक नहीं सकते। आज से 6 हफ्ते पहले रोक सकते थे, आज नहीं रोक सकते। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस किस में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और उसको रिलीज करते जाए कि भाई जाओ जाके काम करो, और जो नहीं है वो अगर एहतियात करें तो अच्छा है, नहीं एहतियात करें तो बस अब तो हमें फेस करना है इसको। अच्छा सर, अब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये जो IgG टेस्ट है, इसकी क्या प्राइस में प्रॉब्लम है या इसके इंपोर्ट में मसला है, कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, वेंडर्स नहीं है, क्या मसला है, क्यों फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इतना डिले हो रहा है? देखिए, शुरू में जो किटें दस्तयाब थी उनकी क्वालिटी के ऊपर सवालात थे, और वो एक पॉजिटिव शख्स को नेगेटिव और नेगेटिव शख्स को पॉजिटिव टेस्ट की उसके अंदर मसाइल थे, यानी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो इस वजह से इसको रोका गया था, बिल्कुल सही किया गया था। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि अब बेहतर क्वालिटी की जो FDA अप्रूव्ड किट्स हैं वो आ चुकी हैं बाजार में। उनके वेंडर्स भी मौजूद हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स के अपने ऑफिसेज भी यहाँ मौजूद हैं, और अब ये फैसला करना है कि भाई अब इनमें से किस किस को इजाज़त दी जाए या सबको इजाज़त दी जाए, जो टॉप क्वालिटी की कंपनीज हैं उनको, या और जो बेहतर क्वालिटी के लोग हैं। सर एक बार आपकी बात कंक्लूड कर लेता हूं, यानी ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि अगर लॉकडाउन उठाना है, अगर कारोबार बहाल करना है, अगर हमने वापस अपने कामों पे, अपने बिजनेसेस पे जाना है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि हम में से कितने लोग आर फिट टू वर्क, उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं या नहीं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही समझे आप। सही।
एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब, हम ये जो हम मार्केट्स, आम मार्केट्स में भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर एग्जैक्टली इसका हाल भी वही होगा जैसे मास्क वगैरह के साथ हुआ है, सैनिटाइजर्स के साथ हुआ है, कि मार्केट से भी चीज़ शॉर्ट हो जाएगी। और जैसे भी आपने बताया कि 1300 मतलब इतनी कम कीमत में अगर ये टेस्ट हो जाएगा तो फिर अगर आम लोगों के हत्थे चढ़ गया तो टेस्ट महंगा हो जाएगा। अच्छा सर, आप प्लीज़ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, क्योंकि अभी NIBT का जो जिला अस्पताल मुआहिदा हुआ है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के हवाले से हम डॉक्टर ताहिर शमसी से सवाल भी पूछेंगे, लेकिन पहले आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। अच्छा, ये मुआहिदा तो हो गया जिला अस्पताल के साथ। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, ये बताइएगा कि आप जब आज से ऑलमोस्ट एक महीना पहले हमारे शो में आए थे और आपने अपील भी की थी उन लोगों से जो कि कोरोना से रिकवर कर गए हैं वो आए ब्लड डोनेट करें, कितनी तादाद में लोग आपके पास आए हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं, उन्होंने आके प्लाज्मा डोनेट किया अपना? तवक्को से कुछ कम, जितने मैं तवक्को कर रहा हूँ, जितनी हमें ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें रोज़ाना तकरीबन 50 से 60 लोग चाहिए जो कि प्लाज्मा डोनेट करें। अभी तो रोज़ाना एक दो लोगों का प्लाज्मा जमा हो रहा है, कराची में भी और सक्खर में भी। तो जितनी बड़ी तादाद में अब लोग कोरोना का शिकार होकर अस्पतालों की तरफ आ रहे हैं या आना शुरू करने वाले हैं, उसमें हमें रोज़ाना शायद तकरीबन 60-70 लोगों को प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, पहली तो बात ये समझ लीजिए कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल है, इस क्लिनिकल ट्रायल और एक आम इलाज में क्या फ़र्क होता है। क्लिनिकल ट्रायल एक रिसर्च क्वेश्चन को सामने रख के और उनका जवाब तलाश करने की कोशिश होती है। ये कंट्रोल तरीके से किया जाता है, हर मरीज को इसमें शामिल नहीं कर सकते। जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे होते हैं, सिर्फ उनको शामिल किया जाता है। मरीज का कंसेंट फॉर्म, इजाज़त बेहद ज़रूरी होती है। मरीज कोई वेंटिलेटर पे हो तो उसके घर वाले इजाज़त देते हैं क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने के लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिर में बस ये पूछना चाहेंगे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आदाद शुमार शेयर करें लोगों की जो कि रिकवर करें कोरोना वायरस से, सो क्या आप लोगों के पास ये डेटा मौजूद है? आपकी टीम के लोग उन लोगों से रब्ता कर रहे हैं जो कि रिकवर कर रहे हैं कोरोना वायरस से, ताकि अभी जो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम तादाद है लोगों की जो कि प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं? जी जनाब, हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हुकूमत की तरफ से जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग एक मुख्तलिफ सवालात हैं तो जो कि उनकी हिचकिचाहट का बाइस बन रही है। तो पहले तो ये बता दूं कि ये मुकम्मल तौर पे फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लाज्मा प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी से कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। ये प्राइवेट अस्पताल हो कि गवर्नमेंट का अस्पताल हो, दोनों को एक जैसी सहूलत है प्लाज्मा के इस्तेमाल करने के लिए जो कि क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होना चाहें। तो मुझे उम्मीद है कि मीडिया के ज़रिए पूरी कैंपेन हमें चलानी पड़ेगी। मीडिया को हमारा साथ देना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को इस बात पर राज़ी करने के लिए कि प्लीज़ आएँ, आगे आएँ और अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की जानें बचाने की कोशिश करें, प्लाज्मा डोनेट करें। सही, बिल्कुल जी। मीडिया बिल्कुल आपको, डॉक्टर ताहिर शमसी आपको सपोर्ट करे, आप इतना बड़ा कार्यखाई लेके चल रहे हैं और जितने लोग हमें देख रहे हैं जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो गए हैं, आप तमाम तर लोगों से हमारी ये उम्मीद है, हम आपसे अपील करते हैं कि अल्लाह पाक ने, क्योंकि आपको नई ज़िंदगी है तो आप आगे बढ़ें और बाकी लोगों की ज़िंदगी बचाएं जो कि एग्जैक्टली उसी पेन से गुजरे हैं जिससे आप गुजर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल होगा जिसमें लॉकडाउन नरम किए जाने से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। इस इजलास में चारों सूबों के वज़रा आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इस दौरान चेयरमैन NGMA और मुशीर सेहत सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे और लॉकडाउन नरम करने से पहले SOPs की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि 15 रमज़ान से लॉकडाउन ख़त्म करने की खबर में सदाकत नहीं है। अवाम सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स पर चलने वाली खबरों पर कान ना धरें। लॉकडाउन में नरमी या तोसी का हतमी फैसला मुशावरत से किया जाएगा। उससे बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी वह कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों ने अपने कालना शुरू कर दिए कि जी कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था उसमें मंजूरी दी गई थी कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी और लोगों ने वो सुनते साथ ही नरमी शुरू भी कर दी। फयाजुल हसन चौहान साहब ने बात तो सही की कि जी अफवाहों पे कान ना धरें, तो इसी हवाले से फिर बात करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब वक्त देने के लिए। फयाज साहब, आपने कहा कि अफवाहों पे कान ना धरें, 9 मई से लॉकडाउन रिलैक्स करने की कोई हिकमत अमली ज़ेर गौर नहीं है। आपको क्यों लगा कि 9 मई के बाद भी लॉकडाउन रहेगा जबकि कारोबार जो है पंजाब में वो किसी हद तक नरम भी हो चुका है? कल फैसला भी हुआ इस हवाले से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अपनी तस्हीह कर लें, मैंने ये नहीं कहा कि 9 मई से लॉकडाउन में आसानी पैदा करने की और रिलीफ देने की जो है वो कोई डिसीजन नहीं हुआ, और नरमी पैदा करने का कोई डिसीजन नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि कुछ ख़बरें सोशल मीडिया पे चल रही थी कि शायद 15 रमज़ान से जो है वो बिल्कुल 100% लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। तो मैंने उसका जो है ना जवाब दिया। और फिर वो पार्क्स के हवाले से ये ख़बर चल रही थी कि पार्क खुल जाएंगे और वो तमाम जगह जहाँ मॉब होता है, रश होता है, मजमा होता है, मैंने उस कंटेक्स्ट के अंदर ये बयान दिया है। अब हकीकत ये है कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में एक इजलास हुआ, और कल आपने ख़ुद बताया अपने इंट्रो के अंदर कि कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के अंदर फ़ाइनल इसका डिसीजन आएंगे। और पंजाब हुकूमत ने भी अपनी सबमिशंस दी हैं कि कारोबारों को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नरमी पैदा करके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको लॉकडाउन से रिलीफ देना है और लॉकडाउन से नरमी देनी है। अच्छा, उसमें कैटेगराइज किया गया है। आपकी प्रेफरेंसेस में कौन कौन से सेक्टर है जिनको सबसे पहले आप खोलने जाएंगे, जिन पे आप सबसे पहले नरमी करेंगे? देखें, एक तो हमने तय किया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है, जिससे लाखों सनती वर्कर जो है वो जिससे वाबस्ता है, वो एक तो उसको खोला जाए कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एप्टमा, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्क से जो है ना वो गौहर एजाज साहब ने भी मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी, इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से भी। एक तो उस इंडस्ट्री के हवाले से है। फिर जितनी इंडस्ट्री भी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको हम जनाब रिलीफ दे रहे हैं। फिर उसके अलावा जो इस रमज़ान के अंदर टेक्सटाइल ये जना आपके कपड़ों की दुकानें हैं, सैलून है, ब्यूटी पार्लर हैं, और बहुत सी ऐसे कारोबार हैं जिनको हम एक महदूद टाइम के लिए 6 घंटों के लिए तजवीज़ है जो कल फाइनलाइज जो है वो कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद जो है वो ओपनली अनाउंस होंगी। हमारी तरफ से सजेशन ये है कि जो कारोबार जिस पे हद से ज़्यादा मजमा रश ना हो, मॉब ना हो, उसमें आसानियाँ पैदा की जाए ताकि वो जो मईशत का पहिया रुका हुआ है। अब अप्रैल के महीने, पिछले साल 2019 अप्रैल के अंदर तकरीबन 2.25 अरब रुपए की जो है वो डॉलर की 2.25 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट थी। लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ आपकी जो है वो 60 करोड़ डॉलर के राउंड अबाउट आपकी एक्सपोर्ट हुई है। अब ये तकरीबन 1.5 अरब का डॉलर का जो है वो जो खसारा एक महीने का आया है, आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकानमी कितनी मुतासर हो रही है। तो उस इकानमी की बेहतरी के लिए, इंडिविजुअल्स की इकानमी की बेहतरी के लिए, मुल्क, कौम, माशरे, सोसाइटी और रियासत की इकानमी की बेहतरी के लिए, फिर ईद उल फितर के कंटेक्स्ट में और रमज़ान के कंटेक्स्ट में कि जहाँ पे पूरे साल का कारोबार एक तरफ होता है और रमज़ान और ईद उल फितर का कारोबार एक तरफ जना उसका वेटेज होता है, तो कारोबारी तबका, चाहे वो बड़ा कारोबारी तबका है, दरमियाना है और खुसूसन छोटा कारोबारी तबका, उनको रिलीफ देने के लिए जो है वो 9 मई के बाद कुछ कारोबारों के अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा की जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि 100% बताया कि कारोबार आ जाए। फयाज साहब, आपने बताया कि कारोबार 6 घंटे के लिए, कुछ जराए ने बताया, आपने तो खैर बताया कि किन सेक्टर्स को रिलैक्स किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे जराए ने बताया कि 6 घंटे के लिए कारोबार को रिलैक्स किया जाएगा, दुकानों को, बाजारों को, और ये 15 रमज़ान जो कि 9 मई बनती है। आपने मेरी तस्दीक कर दी, मैंने 9 मई का, आपने 15 रमज़ान का, बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड होगा कि एक दुकान खुली है, लॉकडाउन में नरमी है या नहीं है? क्योंकि लोग नरमी का लफ्ज़ नहीं समझते, लोगों को इतना समझ आती है लॉकडाउन है या नहीं है। ये नरमी का जो मामला है ये ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा। देखें, अभी तो सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन हुआ है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी है, कोयटा है, पेशावर है, यहाँ पे ताजरों ने अपने शटर नीचे रखे हुए हैं, बाहर बंदा बिठाया हुआ है, वो अंदर लेके जाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपके सामने चल रही है। पेट की जो मईशत है ना, और पेट की जो आग है उसको बुझाने के लिए अब लोगों की मजबूरियाँ, पौने 2 महीने का लॉकडाउन हुआ है, लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना जी। वो 7-8 करोड़ की आबादी तो बिल्कुल ही पिस गई है जो है वो इस कोरोना वायरस के हवाले से। जो लॉकडाउन का जाना, पूरी दुनिया के अंदर ये सूरत हाल है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को कम अज़ कम ये क्रेडिट देना चाहिए और खराज तहसीन पेश करना चाहिए
कि उन्होंने फ्रॉम डे फर्स्ट से लॉकडाउन को इस अंदाज से रखा कि कोशिश ये की गई कि गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका, डेली वेजर्स, डेली अर्नर्स वो कम से कम मुतासर हों। हालांकि पहले 8-10 दिनों में बड़ी तनकीद हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की पॉलिसी पे, मीडिया की तरफ से भी, कुछ हल्कों की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, लेकिन बाद में सारे इस बात के ऊपर कम से कम उनकी अमामत में इकट्ठे हो गए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो स्ट्रेटजी थी, जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन थी लॉकडाउन के हवाले से, वो 100% दुरुस्त थी। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी स्ट्रेटजी हो, ऐसी स्ट्रेटजी हो कि अवाम की सेफ्टी के साथ उससे मीशत का पहिया भी चलता रहा। बहुत शुक्रिया जी, फयाज हसन चौहान साथ मौजूद थे। और चलें, कन्फ्यूजन से बात दूर तो हुई, 9 मई कहा जा रहा था या 15 रमज़ान जो आपने बात की, उन्होंने आपकी तस्दीक की 9 मई कह के। सो 3 दिन रह गए, तो जो पंजाब वाले, लाहौर वाले जिनको भी बार बार मार्केटों का रुख कर रहे हैं, अभी भी एक बाइक पे तकरीबन 7 लोग खानदान के बिठा के मार्केटों में लेके जा रहे हैं। 3 दिन और वेट कर लें, आगे जाके नरमी तो शबात हो ही जाएगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ अभी जो इस चीज़ से क्लैरिफाई हुई है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि हम ज़रा अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करें कि लॉकडाउन में नरमी होगी, यानी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, और वो 15 रमज़ान से नहीं होगा, वो 9 मई से होगा, जो दोनों एक ही तारीख में। तो बड़े अच्छी बात है, ये तो एंकर को कंफ्यूज करने की बात ये अच्छी बात होगी। तो जनाब, सिंध की सूरत हाल पे भी जरा नजर डालेंगे, सिंध में क्या होने वाला है। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है सईद गनी साहब की, उस पर भी जरा बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ जी। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और ब्रेक से पहले, क्योंकि हम फयाज हसन चौहान साहब से बात कर रहे थे और वो जिस बात का इशारा दे रहे थे कि देखिए जी, क्या लाहौर, क्या कराची, बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है कि लोग शटर बंद करके जो है वो बिल्कुल अपना कारोबार चला रहे हैं। और आज जब मैं ऑफिस आ रही थी शबात, तो मैंने कुछ मनाजिर देखे। मैंने वो मनाजिर अपने कैमरे की स्क्रीन से कैद किया। ये जनाब, ये सदर की एक मार्केट है, यहाँ पर आप हजूम दे सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में तो शबात यहाँ पे सिर्फ ये बाइक्स थी। अब क्योंकि गाड़ी जैसे जैसे तेल चलना शुरू हुई तो मैं तादाद, वरना मैं गिन लेती कि एग्जैक्टली बाइक्स भी कितनी हैं। और ये बाइक से क्या कर रही थी? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अंदर जाके मार्केटों में काम कर रहे हैं। ओके, और शटर बंद है, लेकिन आधे शटर बंद है, आधे खुले हुए। आपको पीछे कैबे वाला लड़का भी नजर आ गया। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत सारे माशाल्लाह ब्रांड्स जो है वो इंडोर्स हो रहे हैं साथ साथ में। लेकिन अच्छी बात है, पता चल रहा है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में बंद नहीं है, हमें पता चल गया। इससे आगे कपड़े वाले जो ठेले लगा के वो भी बैठा हुआ था, फूड के, मतलब माशाल्लाह से कमाल ही रश था। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये इन लोगों को क्यों नहीं पता कि आज 24 घंटों में 40 बंदे मर गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन लोग अभी भी कहते हैं जी कौन सा कोरोना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, ज़रा सूबा सिंध की बात करते हैं कि सूबा सिंध में क्या सूरत हाल है। सूबा सिंध में कोरोना के कई नए केसेस, तकरीबन 451 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, जबकि इस वबा से मजीद 9 अफराद अब तक जाँ भाग हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के बकौल अब ये फैसला किया गया है कि किराने और सब्जी की दुकान पर आने वालों के भी टेस्ट कराए जाएंगे। उनका क्या कहना था, आपको प्लेसेस खुली हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हमने खुले रखे थे। मैंने हिदायत की है हेल्थ डिपार्टमेंट इन दुकानों पे जाके इन दुकानों की रैंडम टेस्टिंग करे। ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि उस दुकान को या उस जगह को बंद किया जाएगा। वज़ीर सईद गनी साहब का कहना था कि इस वक्त जो टेस्टिंग हो रही है और जिस तरह से कारोबार खोलने की बातें हो रही हैं, ये आवाम के मफाद में नहीं है। कहना था कि इस वक्त जो टेस्टिंग हो रही है और जिस तरह से कारोबार खोलने की बातें हो रही हैं, ये आवाम के मफाद में नहीं है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ शेख साहब, इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, सीनियर वज़ीर सूबा सिंध। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। शेख साहब बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है सिंध में? लॉकडाउन में कोई नरमी बरतने का कोई प्रोग्राम है हुकूमत का? आपने मुझे टाइम दिया। असल में आप जैसे पता है कि सिंध हुकूमत ने पूरा लीड रोल अदा किया इस पूरे लॉकडाउन के हवाले से या कोरोना के जंग करने के हवाले से। और लॉकडाउन में सबसे पहले हमने किया था, क्योंकि ये एक दुनिया में मुरवजा तरीक़ेकार है ही लॉकडाउन, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, या जो भी मुल्क हो, उन्होंने लॉकडाउन के जरिए ही इसको किया और एहतियात ही इसका इलाज है, क्योंकि इसका अभी तक इलाज हुआ नहीं इस वबा का। तो सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की सख्ती की पॉलिसी रखी हुई, लेकिन आइसोलेशन में कोई भी काम नहीं हो सकता। आइसोलेशन मतलब खुद अगर कोई हम फैसले करते हैं तो मतलब फिर उन पर हमें तनकीद भी की जाती है और फिर बाद में वो चीज़ें बाकी सूबे या मरकज़
उससे उलट होकर कोई फैसला करता है तो उसका असर लाजमी है सुबह सिंध पर भी पड़ेगा। लेकिन हमने और हमारे चेयरमैन ने यहाँ से 2 महीना पहली तकरीर में कहा था कि वफाक और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो लीड करें और उस कोरोना के खिलाफ हम उनके साथ हैं। वज़ीर आला ने भी उनको कहा है। शेख साहब ये बताइए कि कल, क्योंकि कल कौमी राब्ता कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है जहां पर चारों वज़ीर आला भी शरीक होंगे, वज़ीर आज़म की निगरानी, तो आप लोगों की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या तजावीज़ होंगी जो कि सामने पेश की जाएंगी? देखिए जी, मैं वही बात कर रहा था, आपने आधे में मतलब मुझे वो किया, तो हमने यही कहा है वज़ीर आला ने, सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब को कि आप फैसले करें, मशावरत ज़रूर करें, फैसले करें आप, और हम आपके साथ होंगे, ताकि एक ही पेज पे पूरा मुल्क हो। ऐसे न लगे कि मतलब सूबा सिंध अलग कर रहा है, बलूचिस्तान अलग कर रहा है, दूसरे सूबे अलग कर रहे हैं। और लॉकडाउन के फेवर में तो मतलब इवन मरकजी हुकूमत भी है, बार बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन के फायदे से फ़ायदा ही हुआ है। तो अभी भी मतलब जो चीज़ें वफाक की तरफ से आई हैं, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो फेज़ 2 का है वो खोलने को कहा है, जिसमें मतलब ये पेंट शॉप्स और ये जो शेख साहब अभी तक जो वफाक का मूड नजर आ रहा है वो तो ये है कि वो लॉकडाउन में नरमी करने की तरफ जा सकते हैं, जो बज़ाहिर जो ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं। अगर वो इस किस्म का फैसला करते हैं और लॉकडाउन में नरमी करते हैं, 6 घंटे कारोबार की इजाजत देते हैं, क्या सिंध हुकूमत इसमें वफाक की तायद करेगी? देखें जी, सिंध हुकूमत पहले ही कंसंट्रेशन कर रही थी इस चीज़ों को कि मतलब ये लॉकडाउन के सिलसिले में जो भी मतलब तकालीफ है हमारे ताजर बरादरी को, हमारे दिहाड़ीदार वर्करों को, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने कल एक प्लान दिया है, लेकिन उसमें मतलब न मार्केटें खोलने की बात है, न उसमें शॉपिंग मॉल्स खोलने की बात है, और न ही उसमें मतलब इस तरह की बात है। छोटे दुकानदार और देही इलाकों में दुकानों की जो अलग अलग से दुकान होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में है, और रेलवे के बारे में और जहाज़ों के बारे में, तो उसको तो तमाम सूबों ने उसकी मुखालफत कर दी कि वो नहीं होना चाहिए। पंजाब ने भी, सिंध में भी, केपी ने भी। सर पंजाब गवर्नमेंट तो फैसला भी, फैजल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो तो तायद कर रहे हैं कि 6 घंटे तक दुकानें रिलैक्स हो जाएंगी 9 मई के बाद से, 15 रमजान के बाद से कारोबार रिलैक्स किया जाएगा, फैक्ट्रीज को रिलैक्स किया जाएगा, सैलून्स के लिए भी उन्होंने बोल दिया, सैलून्स के लिए उन्होंने कहा। तो सिंध हुकूमत ऐसा अगर कोई फैसला वफाक करता है तो सिंध हुकूमत उसकी तायद करेगी, हाँ या ना? देखिए जी, सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ आज रखा है, मैं भी उस मीटिंग में था, तो अपना मौक़िफ़ रखा है। वज़ीर आला पंजाब की भी बात हमने सुनी है, उन्होंने भी ट्रेन की उस चीज़ों की मुखालफत की, उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन जो उन्होंने दिया है और मरकजी हुकूमत ने हमसे मशावरत की है, हमने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन हमने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है। टाइमिंग्स के बारे में भी हमने इनको बता दिया है कि ये टाइमिंग्स बेहतर हैं, ये टाइमिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने वाले हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, उनके भी व्यूज लेने चाहिए। उनके व्यूज लेने के बाद, डॉक्टर्स के एक्सपर्ट राय के बाद, हम तो लॉकडाउन सख्त करने में केवल हक में है, लेकिन बिल्कुल जी, लॉकडाउन जिनमें इम्प्लीमेंट करवाना है उनका भी बिल्कुल राय जरूर शामिल करनी चाहिए। जी सीनियर सूबाई वजीर इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि NCOC इजलास में शेख रशीद की 15 ट्रेनें बहाल करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। चारों सूबों की ट्रेनें चलाने की तजवीज़ की मुखालफत हुई है और हतमी फैसला NCC करेगी। चारों सूबों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बहाली की तजवीज़ की मुखालफत हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बहाली का हतमी फैसला अब NCC करेगी। NCOC इजलास में ईद खरीदारी से मुताल्लिक दुकानें खोलने की तजवीज़ दे रही है। NCOC इजलास में तामीराती शोबे से मुंसलिक दुकानें खोलने की तजवीज़ दी गई है। फजर से शाम तक 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त हो, ये वफाक की तजवीज़ है। चारों सूबों ने इफ्तारी के बाद दुकानें खोलने की मुखालफत कर दी। मुल्क में शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त नहीं होगी, ये मौक़िफ़ सामने आया NCOC में, और मुल्क भर में दुकानें खोलने की इजाज़त पीर ता जुमा होगी। मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन बरकरार रहेगा। NCOC की तमाम तजावीज़ पर हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। ये सिचुएशन है ख़वातीन और हज़रात। अब लॉकडाउन की तरफ अब हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन एक और देखने में आ रहा है कि एक तरफ वफाक ये चाहता है कि लॉकडाउन को नरम किया जाए, सूबे इस हवाले से थोड़े से कन्फ्यूजन का और थोड़ी डिफरेंट अप्रोच क्या रखते हैं। इम्तियाज शेख साहब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो सिंध की तजावीज़ हैं वो कम से कम इस नौयत की नहीं है
कि जिसको हम कह सकें कि लॉकडाउन में नरमी या लॉकडाउन लिफ्ट करने की तरफ हो लेकिन जाए। जब बात देखिए अभी तमाम तजवीज़ सामने आई हैं, कल जब कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होगा तो वहाँ पर पता चलेगा इनमें कौन सी जो तजवीज़ हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, कौन से मुस्तरद होंगे, एग्जैक्टली आगे का अमल क्या होगा। अभी आपको एक आमदन खबर ये देते चले कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस हुई है। पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की जिसमें मुखालिफत करती है। ज़राए का कहना है कि तीनों सूबों का मौक़िफ़ है कि कोरोना के फैलाव का खदशा है, तालीमी इदारे बंद रखे जाएं। खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की हिमायत की है। सूबों में इत्तफाक न होने पर मामला NCC के कल के इजलास में रखने का फैसला किया गया है। अभी कल के इजलास में पता चलेगा कि तालीमी इदारे खोलने चाहिए नहीं। वैसे हैरत की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे कोरोना के मरीज़ बज़ाहिर इतने ज़्यादा नहीं है, तीसरे नंबर पर उनके पास सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, लेकिन जो अमवात की तादाद है वो 5.7% है। तकरीबन 6% अमवात की तादाद है खैबर पख्तूनख्वा में, और सबसे ज़्यादा अमवात वहाँ हुई है वो तालीम के बहाल करने के, स्कूल्स के खोलने के हक में नज़र आए हैं, जबकि वो सूबे जहाँ पे तादाद 1.8% है या 0.8% है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब और सिंध, वो स्कूल्स खोलने की मुखालफत में। ये शफात आपने बात बिल्कुल सही की, दे माइट हैव गुड SOPs वो जो आगे इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं, लेकिन वाकई आपने सही मसले की निशानदेही की कि वहाँ पर बात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अजमल वज़ीर साहब सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे वो बारहा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर बात इसलिए ज़्यादा बढ़ी क्योंकि लोग अस्पतालों में बिल्कुल उस वक्त आ रहे हैं जबकि हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। खैर दोबारा से आपको ज़रा कराची लेकर आ रहे हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज सवा नेज़र पर है। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ से दोपहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री पर, जबकि गर्मी की शिद्दत 43 से 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है। इस हीट वेव की सूरत हाल में मगरिब से जो चलने वाली हवाएं हैं वो बंद हो गई हैं। ख़ासतौर पर यूजुअली होता ये है कि ये टाइम है अर्ली प्री मानसून का। प्री मानसून में होता ये है कि बहरा अरब से हवाएं जो हैं वो खुश्की की तरफ आती हैं, और खुश्की पे है कराची, तो कराची का मौसम ज़रा मोतदिल रहता है। लेकिन जैसे ही हवाएं बंद होती हैं तो समंदर से जो भाप उड़ रही है वो कराची में क्रिएट कर देती है हब्स, और हब्स के दौरान हो जाती है हीट वेव। इस सारी सूरत हाल को हीट वेव कहा जाता है। क्या सूरत हाल है कराची में? अब आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, पावर आउटेजेस की वजह से परेशान है। हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद है, जरा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हीट वेव के दौरान क्या सूरत हाल है। जी अफजल बताइएगा क्या सूरत हाल है सर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान जो है कराची के शहरी घर में बाकायदा तौर पर जो है आराम करते हैं। कराची के शहरी में ये रिवायत है कि शाम की औकात में चाहे किसी भी तरह की ख़रीदारी हो या शॉपिंग हो उसको तरजीह दी जाती है। लॉकडाउन का जो टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक है। ताम कराची के शहरी 2 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पर वो जो है शॉपिंग के लिए निकलते हैं। ताम इस वक्त जो है एक ज़िला साउथ के इलाके में मौजूद है जहाँ पर बस मंजर में देखते हैं 2 बजे के बाद जो है शहरियों ने फ्रूट की और सब्जी की खरीदारी का जो है सिलसिला शुरू किया है। इस वक्त जो है लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। समाजी फासलों का खास तौर पर ख्याल रखने के बारे में सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल जो है आगाही आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपके कैमरामैन जो है वो जरा पीछे जरा पूरा मुझे मंजर दिखा सके। मैं तो आपके पीछे इतना रश देख रही हूँ, तो अपने प्लीज कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि कैमरा पैन करके दिखाएं कि इस वक्त मार्केट में सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, अगर देखें तो मेरा कैमरामैन ज़हीर जो है वो तमाम मनाजिर दिखा सकता है कि लोगों की बड़ी तादाद फ्रूट खरीदने पे मसरूफ़ है। उसके साथ साथ जो है ट्रैफिक का भी जो है जाम है वो सिलसिला जारी है। इसके साथ जो प्रेडी जो स्ट्रीट है वो मसरूफ़ तरीन शाहरा है, 24 घंटे मसरूफ़ तरीन रहने वाली शाहरा होती है, उस पर भी ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव है। लॉकडाउन के दौरान अब से तकरीबन कुछ वक्त रह गया है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होने में। शहरियों को जो हिदायत भी जारी की जाती है कि 5 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकलें। ताहम कराची के शहरी उस पर तो अमल दरामद नहीं करते हैं, 5 बजे के बाद भी घर से निकलते हैं और ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शदीद रश में फंसे हुए हैं वो, और ये वो रश है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन बज़ाहिर हुकूमती ऐलानात की हद तक तो महदूद है लेकिन ऑन फील्ड नजर नहीं आता। एग्जैक्टली, शहरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नरमी से ले रहे हैं इस लॉकडाउन को। किस तरीके से लोग बाहर निकले हुए खरीदारी करें, आपने मनाजिर अपनी आंखों से देखे। एक छोटी सी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। शाम रमज़ान एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें कि विफाक का दबाव, सिंध हुकूमत सरकारी गंदम की
चोरी का मामला नैब को भेजने पर मजबूर। 8 अरब से जायद सरकारी गंदम चोरी बरामद के लिए नैब को 3 रेफरेंसेस अरसाल कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अरबाब चानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरबाब, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी मदिया, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि सिंध हुकूमत ने सखर नैब को भेज दिए गए हैं, जिनमें एक चोरी है तकरीबन 40 करोड़ रुपए के गंदम की, और दूसरी चोरी आप सुनेंगी तो आप खुद कहेंगी कि इतनी बड़ी चोरी। दूसरी चोरी है 7 अरब रुपए के गंदम की। 7 अरब, जी 7 अरब रुपए। अगर ये 7 अरब रुपए हम अपने हेल्थ पे खर्च करें तो कोरोना वायरस पता नहीं कहाँ भाग जाए। 7 अरब रुपए की चोरी का दूसरा रेफरेंस है जो को भेज दिया गया है सखर नैब को, और एक 60 करोड़ रुपए की तीसरी चोरी का केस जो है वो कराची नैब को भेज दिया गया है। अरबाब साहब, ये बताइएगा ये चोरियां किस अरसे में हुई हैं, कितने कितने अरसे के बाद हुई हैं? हाँ जी, ये चोरियां जैसे कि एक चोरी मशहूर हुई थी, आपको पता है कि करोड़ों रुपए की गंदम चूहे खा गए थे। वो पता नहीं चूहे खा गए कि अफसर खा गए, कौन खा गए। इसकी पहली रिपोर्ट जो हुई थी वो तकरीबन नवंबर 19 में ये 40 करोड़ रुपए की चोरी की जो है वो रिपोर्ट हुई थी, और उसके बाद दूसरी रिपोर्ट हुई फरवरी जो है वो 2020 में, ये तकरीबन 60 करोड़ रुपए की थी। और अभी जो है 16। अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ये मालूमात फराहम करने का। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं PTI रहनुमा शहबाज गिल साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब वक्त देने के लिए। शहबाज साहब, एक बार फिर देख रहे हैं कि गंदम के गोदामों से गंदम चोरी हो रही है। अब से कुछ दिन पहले जब गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी बताया गया था कि 2018 में भी एक बहुत बड़ी तादाद में गंदम चूहे खा गए थे, या खराब हो गई थी वो गंदम, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है उसका, और उसकी वजह से इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ। ये मामला किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? गिल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शहबाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शहबाज साहब, ये मामला किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? जी शहबाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा सिंध में ही चूहे जो हैं वो गंदम खा जाते हैं, और कोई लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की खाते हैं। बिल्कुल। और ये पहले एंटी करप्शन को भेजा गया ये केस, और एंटी करप्शन तो क्योंकि घर का डिपार्टमेंट है, वो उससे जिस तरह की दिल चाहे बाद में प्रेशराइज करके रिपोर्ट ली जा सकती थी। इसलिए अब कुछ उम्मीद है कि ये नैब को रेफरेंस किया है, और नैब से मेरी अपील है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पिछला जो गंदम का बहरान है वो इन्हीं चूहों ने शुरू किया था। यही वो चूहे थे जिन्होंने गंदम पहले खाई थी, और उससे शॉर्टेज हुई थी वहां पर, और फिर उससे पूरे मुल्क में एक आर्टिफिशियल बहरान पैदा करने की कोशिश करके तो प्राइसेस ऊपर लेके गए थे। तो ये एक गठजोड़ है जो वहां से शुरू होता है, जिसमें जरूरी तौर पर कुछ गवर्नमेंट में बैठे लोग भी इन्वॉल्व होंगे जरूर। वो पहले गंदम गायब करते हैं, उसे चोरी कराते हैं या गायब करते हैं, उसके बाद ऑफकोर्स उससे क्वांटिटी कम होती है, उससे बहरान पैदा होता है, और वो बहरान जो दूसरे सूबों में तो नहीं होता, लेकिन उससे फिर एक आर्टिफिशियल मामला किया। तो नैब को बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये जो अरबों रुपया सिंध के लोगों का था, उनके हिस्से का था, उनको गंदम दी जा सकती थी, गरीबों को सस्ती कीमत पे दी जा सकती थी, फ्री दी जा सकती थी, उसकी बजाय ये चूहे पाल रहे हैं जो इनके बड़े बड़े पेट हो गए इन चूहों के, और इनके पेट गंदम से भर नहीं रहे। तो ये हमें देखना पड़ना है कि इसके ऊपर और इसके साथ साथ नैब के साथ साथ जी, नैब को तो रेफरेंस भेजा गया, लेकिन अब जो भी तहकीकात आएंगी सामने वो आवाम के सामने भी रखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफात, 40 करोड़ की चोरी, 7 अरब की चोरी, देन 60 करोड़ की चोरी, ये पैसे अगर सेहत पे लग जाता तो क्या कुछ हो जाता। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं अभी। इसके बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। शाम रमज़ान में बहुत कुछ है, शाम रमज़ान की दूसरी इनिंग्स में आपके साथ शेयर करने के लिए। विदाउट मच अडू कहाँ जा रहे हैं जनाब हम? टॉप स्टोरीज की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन ऑपरेशंस की। जनाब, रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, और अब वो वक्त आने वाला है कि जब लोग जो है ना ट्रैवलिंग के लिए अपने आबाई इलाकों का
रुख शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी फंसे हुए थे डिफरेंट शहरों में, उनकी कोशिश थी कि जब दोबारा से ये ट्रेन ऑपरेशन रिज्यूम किया जाएगा अपने घरों को वापस जाएंगे। तो अब इस हवाले से खबर ये है कि एनओसी इजलास में वजीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से जो 15 ट्रेनें बहाल करने की जो तजवीज़ थी, ये तजवीज़ कर दी गई है मुस्तरद। इजलास में चारों सूबों ने ट्रेनें जाने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। अलबत्ता इस हवाले से अब जो हतमी फैसला है वो तो कल एनएसी के इजलास में ही होगा कि क्या आगे प्लान है उसका। एनसीसी के इजलास में कल फैसला होगा। ट्रेनों के अलावा चारों सूबों की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बहाली की तजवीज़ की भी मुखालफत की गई। अलबत्ता ईद खरीदारी और तामीराती शोबे से मुंसलिक दुकानें खोलने की तजवीज़ दी गई है। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद एक निजी टीवी के प्रोग्राम में वाजे कर चुके हैं कि रेलवे को रोज़ अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर ट्रेन सर्विस चली तो जून में तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, ये बताइएगा कितना बड़ा क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के सामने, कैसे डील कर रहे हैं इससे? देखिए जी, बड़ा क्राइसिस है और आज मीटिंग में हम गए थे, नेशनल जो सलामती सिक्योरिटी के अमूर की मीटिंग है, कमेटी है, और उसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी मुखालफत तो की। मुझे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की मुखालफत करने की वजह नहीं समझ थी। सो अब हम ले गए हैं कल मेन कमेटी में, और अब ये देखें नेशनल कमांड एंड कंट्रोल कल क्या करती है या परसों क्या करती है। लोग लगे हैं घरों, लोगों ने अपने रोजगारों में, लोगों ने पे जाना। हमें 5 अरब रुपया महीने जून की तनख्वाह दे देंगे, तनख्वाह उससे आके हमारे पास तनख्वाह ऐसे नहीं है। सो ये 3 लाख लोग हैं, 2 लाख रिटायर लोग हैं, 70,000 जो हैं। हमने कहा कि हम 50% बुकिंग पे चला देते हैं, हालांकि उसमें भी नुकसान हो जाएगा। और सारे मुल्क को एक तरफ कहते हैं दुकानें खोलते हैं, ईद पे सामान खोलते हैं, और जो मेन जब तक वो ही ना खुले तो सुबाई राब्ता ही नहीं, राब्ते का जरिए ही ट्रेन है। जहाज तो अमीर आदमी की सवारी है जी, इस वक्त इतनी महंगी सवारी में वो कौन जाएंगे अगर ये जहाज। बिल्कुल शेख साहब, आपने बात बिल्कुल सही की कि जो अगर जहाज बराए जहाज जाना पड़े तो वो तो बड़ी महंगी सवारी हो जाएगी। चारों सूबों ने क्योंकि मुस्तरद कर दिया है, तो अगर ये मुस्तरद हो जाता है, कल के इजलास में भी फैसला ये आता है कि नहीं चलाने देंगे, तो फिर कितना बड़ा लॉस होगा मजीद? बजी महीने के महीने 5 अरब रुपया देंगे ये, महीने के 5 अरब रुपया चाहिए। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि सूबे पंजाब ने मुखालफत की है। चले पंजाब में तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है, उसकी मुखालफत की वजह समझ में नहीं आती। सिंध में बहरहाल अपोजिशन है, लेकिन आपने जो SOPs दिए, जो आज अखबारों में भी छपे हैं कि 50% ऑक्यूपेंसी पे चलाई जाएगी, 4 सीटों की जगह पे 2 लोग बैठेंगे, जो 6 पैसेंजर की बर्थ होती है उसको 2 का कर दिया जाएगा, तो इसके ऊपर बज़ाहिर तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वजह क्या बन सकती है इस एतराज़ की? देखिए, सारी दुनिया में ट्रेनें चल गई हैं, इंडिया में चल गई हैं, अमेरिका में चल रही हैं, अमेरिका ने अंडरग्राउंड बंद की है, ब्रिटिश में ट्रेनें चल रही हैं, स्पेन में चल रही हैं, बेल्जियम में चल रही हैं। जो चीज आदमी को हौसला देती है मिलाने जा रही है, ईद पे लोगों ने जाना है, काम पे जाना है। अब लोग जो हैं बिल आखिर ये मजबूर कर रहे हैं लोग सड़कों पे निकले, और इस लॉकडाउन को लोग वॉकडाउन कर देंगे जी, ये चलता कर देंगे लॉकडाउन को। आप देखेंगे, मैं लोगों की जो हालात देख रहा हूँ, लोग सड़कों पे होंगे और ये पुलिस आगे आगे होगी और लोग पीछे पीछे होंगे। इनको ये बात नहीं समझ आ रही, ये देर से समझते हैं जरा। सही। अच्छा शेख साहब, जैसे आपने खुद बोला कि अगर ट्रेन सर्विस नहीं खुलेगी तो जून में तनख्वाहें देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और आपने डे 1 से कहा था कि कुछ भी हो जाए आप ट्रेन के मुलाजमीन को नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर सूरत हाल कुछ ऐसी बनी तो क्या फिर ये तासुर लिया जाए कि खुदा न खासा आगे फायरिंग भी करनी पड़े? वो तो नहीं, मैं नहीं करूँगा जी, मैं नहीं करूँगा। ये तो बहुत, मैं नहीं निकालूंगा किसी को। मैं उम्र के इस हिस्से में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि गरीब को बेरोजगार करूंगा, रोजगार दे के जाऊंगा बजाय बेरोजगार कर। सर थोड़ा से इस हवाले से बताइएगा कि आपके पास जो बंदोबस्त है डिसइंफेक्शन का, ट्रेन के अंदर सफाई का, उस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात शायद हो सकते हैं NCOC के भी, और NCC के कल इजलास में भी शायद ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जाएंगे। इतना इनफ आपके पास सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, मास्क, ये सामान आपके पास मौजूद है पाकिस्तान रेलवे के पास कि ट्रेन ऑपरेशन बहाल किए जा सके? देखिए जी, चीन ने हमें हमारे स्टेशनों पे लगाई है 50 फुट से जो पेशेंट होगा उसको वॉच किया जा सकेगा।
हमारे सारे स्टेशन है, हमने छोटे छोटे स्टेशन खत्म कर दिए। हम जो चलाने जा रहे हैं वो मेन स्टेशन पे रुकेंगे, वो किसी छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेंगे। और आपके बैठे जो मामलात हैं, हमें तो हमारा इतना बड़ा स्टॉक है, रोडिंग स्टॉक है, 142 ट्रेनें रोज की चलती हैं, 15 ट्रेनें हमारी चलती थी फ्रेट, वो भी 3-4 पे आ गई, क्योंकि पोर्ट दुनिया के पोर्ट है। तो कह दिया कि तरह देंगे, जुलाई की तनख्वाह बंदोबस्त करेंगे। लेकिन जुलाई की तनख्वाह बहुत मुश्किल है। बहुत कहा कि लेकिन उनके वो बेरोजगार लोग नहीं करेंगे, वो लोग यहाँ फायर नहीं करेंगे। अब इजलास में इलाकाई परवाज बहाल करने पर इत्तेफाक किया है। वफाकी वजीर NCOC के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। वफाकी वजीर हवाबाजी आवाम का मुतालबा था कि ऑपरेशन को खोला जाए। गुलाम सरवर खान वजीर आजम से साथ में मुलाकात भी करेंगे। की मीटिंग में डिस्कस हुई, असूली तौर पे ये फैसला हुआ कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू कर दी जाए। तो अब फाइनल फैसला पाकिस्तान ने और कौमी राब्ता के इजलास में करना है। मशावरत हो भी गई है और बाकी मशावरत प्राइम मिनिस्टर भी करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहिबान से। और इब्तदाई तौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स इस्लामाबाद, कराची, कोयटा इस्लामाबाद, कोयटा लाहौर, कराची लाहौर, तो 4 जो मेन एयरपोर्ट्स हैं उनका हमारा प्लान है शुरू कर। आई होप ये इलाकाई परवाज़ों का मतलब डोमेस्टिक परवाज़ें ही हैं, तो शायद अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो बहुत अरसे से गरीबुल वतन है और अपने शहरों से, आबाई शहरों से दूर हैं। तो कम से कम ये ज़रूर हो सकेगा कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में अपने घरों को जा सकेंगे, अगर ऐसा है। लेकिन जवाब जैसे भी शेख रशीद साहब ये बात कर रहे थे ना कि जो एयर की जो भी परवाज़ें होंगी, उनके फेयर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे, स्पेसिफिकली इन टाइम में जब बैरूनी मुल्क की जो परवाज़ें वो इतनी महंगी होगी में कि अगर कहीं 1 लाख की थी तो 3-3 लाख की हो रही है, तो यहाँ पे भी प्राइस पड़ेगी। सो ट्रेन सर्विस का फिर भी आवाम ज़्यादातर ट्रेन सर्विस पे रिलाई करेंगे। एक्जैक्टली जी। अब ज़रा बात करते हैं जनाब, कल एक बड़ा अहम मामला सामने आया। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर का गायनी डिपार्टमेंट परसों खबर आई थी कि वो बंद कर दिया गया। जब और जो टोटल लिस्ट आई है डॉक्टर्स की तकरीबन 35 के करीब डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल में जिसका नाम लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है वहां पे इन्फेक्टेड पाए गए। डॉक्टर्स समेत पैरामेडिक स्टाफ भी इसमें 35 लोगों में आ जाता है। और कल फिर हमने डॉक्टर सरवत से बात की और कल अस्पताल में आपने देखा किस तरीके से पहले वहाँ पे एक डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बावजूद वो काम करती रही। खुद डॉक्टर सरवत जब उनको भी था उसके बावजूद अस्पताल निज़ाम को रही, वहाँ पे काम करती रही। उनकी कल गुफ्तगू आपने सुनी। ये बड़ा मसला बन गया अगर गायनी हॉस्पिटल्स में और स्पेशली गायनी वार्ड में अगर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वायरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी तो उसे कितना नुकसान होगा उन खवातीन को जो कि प्रेग्नेंट खवातीन वहाँ पर आएंगी, तो उनके लिए आगे उनके बच्चे के लिए भी। इससे पहले ये सिचुएशन कराची में भी एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चुकी है। किस इस वक्त सिचुएशन से गुजर रहे हैं डॉक्टर्स? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम रहमान, कराची के लियारी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट्स को, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब बहुत सारे डॉक्टर्स खुद कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि देखिए हमारे पास गायनी जो शोबा है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट शोबा है, ना सिर्फ इसलिए कि इसमें माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगियों को सेव करना है। एक पेशेंट हमारे पास वो है जो हमारे ऑलरेडी पेशेंट हैं और वो एक डेट पे हमारे पास आते हैं और हम उनको बुलाते हैं। उनके पास हमारे पास टाइम है कि उनके एक प्रॉपर हिस्ट्री भी ले लें और हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ हमारे जो लोकल गवर्नमेंट वाले लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या हम सिंध गवर्नमेंट के हेल्प से हम उनके टेस्ट करवा लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है। मगर वो हमने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में प्रॉपर SOPs की हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि अपने डॉक्टर्स को जितना हो सके PPs क्योंकि दे आर इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द पेशेंट। मगर वो जो क्योंकि ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है इसलिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जो हम इमरजेंसी में उनको टेकअप करते हैं। डेफिनेटली उस वक्त इमरजेंसी में हम उनका टेस्ट नहीं करवा सकते। अगर उनका इवन हिस्ट्री में है और वो सीवियर कंडीशन में आई तो हमने उन पेशेंट को लेना है। उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं
बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गाइन कि जो मेरी डॉक्टर्स हैं, जो मेरा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेरे थिएटर टेक्नीशियंस हैं, उनको प्रॉपर पीपीज़ दें। इस मामले में एमएस साहब हैं, सिंध गवर्नमेंट ने हमें प्रॉपर पीपीज़ दी हुई है। हम जितना हो सकता है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा, ये तो अभी देखिए कोविड-19 के बाद से बहुत सारे दूसरे छोटे जो क्लिनिक्स हैं वो बंद हैं। अब लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर अस्पतालों में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, आपके रजिस्टर्ड केसेस नहीं होते, वहाँ पर जब आप जाएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इस हवाले से आप लोगों ने कुछ किया है? यही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि जो पेशेंट हमारे पास बुक थे, अब सारा लोड इस पूरे एरिया का, क्योंकि मैं जहाँ लियारी में काम कर रही हूँ, हब चौकी बलूचिस्तान तक ये एरिया कवर करता है, स्टार्ट ऑफ बलूचिस्तान, तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए, तो हमारा बल्क ऑफ पेशेंट बढ़ गया है। और इशू ये है कि मोस्टली पेशेंट हमारे पास अभी भी वो दाई का रिवाज है और इन चीज़ों का, तो वो लास्ट मोमेंट पर आ रहे हैं और हमने उन पेशेंट को लेना है, हम उसको इमरजेंसी में विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका यही है कि हम जितना अपने डॉक्टर सपोर्ट करके उनको पीपीज़ दे सकें, अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल करें, क्योंकि उस वक्त पेशेंट का टेस्ट करवाना पॉजिटिव नेगेटिव ये सब उसका टाइम हमारे पास नहीं भी होता। कलेक्टिव पेशेंट का तो सही है, डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल बंद, हमने इन पेशेंट को लेना है, उनकी ज़िंदगियों को बचाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे LRH में जो सिचुएशन आई लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में कि एक पूरा डिपार्टमेंट बंद किया गया, ये ज़ाहिर सिचुएशन से अल्लाह सबकी खैर रखे, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन हर हॉस्पिटल में ये सिचुएशन आने वाली है, तो कैसे मैनेज करना चाहिए? आपकी रिकमेंडेशन क्या है? कैसे मैनेज करना चाहिए कि जो एक पूरा डिपार्टमेंट बंद हो गया है, मिसाल के तौर पे गायनी वार्ड, तो उन पेशेंट्स को कैसे आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा और अस्पतालों का लोड मैनेज कैसे होगा? इस वक्त इस इमरजेंसी में ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है जो हम सब फेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हर हॉस्पिटल को चाहिए कि एक प्रॉपर प्लीज़ अपना प्रॉपर SOP बनाए और हमारी जो फ्रंट लाइन टीम है पूरी उनको सेव करें, बिकॉज जब वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो ओवर द टाइम आप कितने भी हॉस्पिटल्स कर लें, आपके पास जब टीम नहीं है तो यू कैन नॉट सेव द पेशेंट। तो आपके प्रॉपर SOPs हों, जितना मुमकिन हो सके SOPs हों। पेशेंट पहले आपका आया है, एक प्रॉपर कहाँ से हिस्ट्री ली, कहाँ से पेशेंट आएगा, क्या रूट पेशेंट का होगा, किस रूट से डॉक्टर आएंगे, पेशेंट डॉक्टर्स के पास प्रॉपर PPs होना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली अगर एक भी स्टाफ और एक भी डॉक्टर इन्फेक्ट होता है, वो क्लिनिक इसलिए बनेगा कि सडनली वो हॉस्पिटल में 30-22 डॉक्टर टेक्नीशियंस, एक थिएटर में टेक्नीशियन भी होगा, पैरामेडिकल भी होगा, स्वीपर भी होगा और एक डॉक्टर्स भी होंगे, एनेस्थेटिस्ट भी होगा। जब वो पूरी टीम इन्वॉल्व होगी तो वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने खुद अपने SOPs बनाने हैं, कोशिश करना है एक दूसरे की हेल्प आउट करें और डॉक्टर्स खुद से SOPs बनाएं, कोशिश करें कि एक दूसरे को हेल्प आउट करें। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर अंजुम ने हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि हो ये रहा है शफात के जहाँ के रजिस्टर्ड केसेस होते हैं उनको तो हॉस्पिटल इंतजामिया बड़ा अच्छा एंटरटेन करती है, लेकिन अगर वो कोई खातून जो कि प्रेगनेंट खातून हो किसी ऐसे अस्पताल में चले जाए जहाँ का वो रजिस्टर्ड केस ना हो, सिंस बहुत क्लिनिक्स बंद हैं, सो वो उनको काफ़ी ज़्यादा एक तो वेट कराया है, और क्योंकि प्रॉपर एक हिस्ट्री होती है तो यही उनसे कहा जाता है नहीं जी जो आपको डॉक्टर डे 1 से देख रही आप उन्हीं डॉक्टर के पास जाए, जिसकी वजह से वो जो एक प्रेग्नेंट खातून वहाँ पे गई होती है उसकी तकलीफ में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एक्जैक्टली जी, और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है जब डॉक्टर्स जो हैं वो खुद इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए खुद को भी महफूज रखना और आने वाली ज़िंदगी को भी महफूज रखना, क्योंकि आगे एक ज़िंदगी नहीं, आगे 2 ज़िंदगी है, माँ भी और आने वाला बच्चा भी, तो 2 ज़िंदगी ऐसे मुतासर होती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात हम करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान ज़िंदगी कैसे रही, 3 भारतीय फोटोग्राफर्स ने दुनिया को बहुत कुछ दिखा दिया। सच को सामने लाने पर इन जीदार सहाफ़ियों को आर्मी अवार्ड से भी नवाजा गया है। एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत बड़ी बात है जनाब, ऐसे मामलात में सच सामने लाना जब पूरी रियासत आपके खिलाफ खड़ी हो। एक कल आम एक वाक़या हुआ, उसके हवाले से आपको बताते चलें। शारजा का बुलंद तरीन रेजिडेंशियल टावर एबको टावर जो सब जानते हैं, कल उसमें एक आग भड़क उठी और 49 मंजिला बिल्डिंग है। बिल्कुल शफात, और देखते देखते इस आग ने पूरी इस बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। ना सिर्फ पूरी बिल्डिंग बल्कि इस बिल्डिंग से जो जो चीज़ें ये अभी आप मनाजिर में भी देख सकते हैं, जैसे जैसे चीज़ें भी नीचे गिर रही हैं, नीचे गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं बल्कि इसके साथ में जो 2 बिल्डिंग्स हैं उनसे भी जो वहाँ रहायशी लोग थे वो भी खाली करा लिया गया। ये तो अभी सुबह के मनाजिर आपके साथ शेयर करें कि एग्जैक्ट क्या तबाहकारी हुई इसके बाद। शफात, शारजा सिविल डिफेंस का कहना है कि आग बजने का अलार्म तकरीबन मकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे बजा और उससे पहले ही तकरीबन उसके फ़ौरन बाद ही
ज़्यादा नुकसान होने से कबल ही इमारत के तमाम रेजिडेंट्स को खाली करा दिया गया। इमारत एवैक्यूएटेड थी, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं है। लेकिन 9 लोग जो इस हवाले से जख्मी हुए हैं, ये तो वो हैं जो कि जिस्मानी जख्मी, लेकिन शफात जो ट्रॉमा जो इस बिल्डिंग जो बच्चे रहते होंगे उनके लिए ये ट्रॉमा ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पे आग लगी कि पूरी की पूरी जो इमारत है वो जल गई है। यहाँ वक्त हो गया ख़वातीन और हज़रात छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अब हम उस फल के वाले से बात करने जा रहे हैं जो कि फलों का बादशाह कंसीडर किया जाता है। मुझे तो उससे इतनी मोहब्बत है कि मैंने उस रंग शफात कपड़े भी आज पहननी है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप सबर के फल की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली अगर सबर के फल का मीठा आम जितना मीठा होता है तो जरूर जी। वाह क्या बात है जनाब। और रमजान के महीने में लोगों को वैसे भी आम बहुत ज्यादा याद आता है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात है, लेकिन लेकिन मामला ये है कि आम लेट हो गए हैं। ऑमलेट नहीं आम लेट हो गए हैं, यानी आम के आने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान ठंडा हो गया। अच्छा, लेकिन जब ये बात भी ना कि अब कुछ लोग ये भी कहें कि आम की फसल तैयार है, क्योंकि ये महीना इस फल के पेड़ से उतर कर हम तक पहुंचने का है, लेकिन मुल्क में आपको पता है कि कोरोना की वजह से एक लॉकडाउन जारी है और इसकी वजह से वो मजदूर जो कि वहाँ पे जाके काम करते हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से वो जो आम वहाँ पर तैयार है, हमें उड़ीक रहे हैं, हमें आवाज़ें दे रहे हैं, हमें सदाएं दे रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुँच पाते। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। वहीद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वहीद साहब पहले तो ये बताइएगा कि आमलेट हो गया है, यानी आम लेट हो गया है, ये क्यों हुआ है? एक्चुअली आप लेट होने की वजह के देखेंगे ट्रेंड 2009 से चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और आमों की फसलों में ये 3-4 साल से जो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि अभी जो साइकिल है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर जो फसलें हैं, जो आम है और भी इसके अलावा जो फसलें हैं, उसमें 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते का जो साइकिल है उसमें चेंज आ रहा है। देखें ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, अभी आप देखें अभी जो गर्मियाँ शुरू हुई, लेट शुरू हुई हैं, पंजाब में अभी तक जो है बारिशें भी हो रही हैं, उस तरीके से गर्मियाँ नहीं आई, तो यही बता रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट किया है, आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। अभी बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया है, बिल्कुल इस तरीके से बारिशें नहीं होती थी जिस तरीके से अब होना शुरू हुई, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा ज़रूर कि जब बारिशों का पैटर्न चेंज होता है तो आपकी डिजीज़, आपके इंसेक्ट, सबका पैटर्न चेंज होता है। अभी हुकूमत प्रोविंस हो या फेडरल हो, हुकूमत को बताने की ज़रूरत है किसान को कि आपका ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट पड़ा है, इसके लिए रिसर्च के साथ इनको बताया जाए कि आपके जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, आपने क्या करना है, क्या तरीक़ेकार है। इस साल अगर मैं आपको बताऊं, हमारी टोटल प्रोडक्शन जो पाकिस्तान की है वो 18 लाख टन है, जिसमें 70% शेयर पंजाब का है, 29% शेयर सिंध का है, 1% खैबर पख्तूनख्वा का है। हम सिंध से शुरू होते हैं, अपर सिंध से, फिर लोअर सिंध से शुरू होते हैं, फिर अपर सिंध पे जाते हैं। जो मैं सिंध में देख रहा हूँ फसल 10 से 15% का इम्पैक्ट पड़ा है, जो फसल नीचे कम हो रही है, और जो पंजाब के अंदर हालात ज्यादा खराब है। अच्छा, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ क्या लॉकडाउन का इफेक्ट भी इतना शामिल है जैसे भी आप बात कर रहे हैं? देखें डेफिनेटली देखें, अगर पंजाब की जो साउथ पंजाब की जो स्किल लेबर जो आती है उस सिंध के अंदर 80% कम से कम 1 लाख बंदा आम के सीजन में ट्रैवल करता है सिंध के अंदर आम ढूंढने के लिए। अगर आम ऑलरेडी हम लेटर लिख चुके हैं, सीएम सिंध को भी लिख चुके हैं, पंजाब को भी लिख चुके हैं कि अभी तक उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया, 1 लाख बंदे का रोजगार भी आएगा। देखें जो बागों के अंदर जो एक तरीकेकार काम का होता है वो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंस होता है। हमने ये भी कहा जो कोविड-19 के जो आपकी जो भी आपकी प्रिकॉशंस हैं, जो भी हमने इम्प्लीमेंट करनी है इंडस्ट्री का, हम वो जरूर अप्लाई करेंगे। अगर 100 बंदे गाड़ी में आते हैं तो हम उसको आधे से लेके आएंगे बंदों को। अगर आप खोलें, इसलिए आम का सीजन आगे नहीं बढ़ सकता, ये पेड़ों में ही पक्के हो, पेड़ों में ही खराब हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊं,
सिंध की जो इंडस्ट्री है, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ, फ्रेश मैंगो और वैल्यू एडेड की बात करूँ, तो कम से कम $45 मिलियन की आपकी इंडस्ट्री है सिंध की, जिसके अंदर हम फ्रेश मैंगो की एक्सपोर्ट बात करें, जिसमें मैंगो फल की जूस और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं अचार, इसके अलावा आपकी देखें कि मैं ये कहूँगा कि ये सिंध हुकूमत को फौरी तौर पे स्टेप लेना चाहिए। ये हमारा फलों का बादशाह है, इस तरीके से उसके साथ जो काम हो रहा है, लोगों को भी प्रॉब्लम्स आएंगी खाने में, हमारे एक्सपोर्ट में इशू आएंगे। एक्सपोर्ट की भी लेबर हमारे साउथ पंजाब से आती है, जब लेबर नहीं होगी स्किल लेबर, ये नहीं कि हम किसी से भी ये काम करा सकते हैं, इसके अंदर स्किल लेबर आती है और प्रोफेशनल लोग होते हैं जो सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। हम कहते हैं कि रोजगार नहीं या लाखों बंदों का रोजगार लग सकता है। ये लेबर पंजाब की तरफ आएगी, जो 1 लाख बंदा पंजाब की तरफ मूव कर रहे हैं, जब सिंध का सीजन खत्म होगा तो फिर ये इसकी जो इंक्रीज भी हो जाता है वॉल्यूम, इसलिए सिंध की पंजाब की ना सिर्फ एक तरफ लेबर मुतासर होगी बल्कि जाने हम देखेंगे कि जो फलों का जो मुतासर होगा। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद, काफ़ी तफसील घूमने से हवाले से की। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते जाएं कि रावलपिंडी स्कीम 3 में 27 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा और फरोख्त के इल्जाम में नून लीग के सेनेटर चौधरी तनवीर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। पटवारी किरदार और अब्दुल शकूर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। वारंट सिविल जज रावलपिंडी ने जारी किए। फिर बताते चले, नून लीग के सेनेटर चौधरी तनवीर के वारंट जारी हुए हैं।